तो आपके लिए भी ये फैसला बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं इख्तिसार के साथ 3 मौज़ूआत पे चंद जुमलों में अपनी राय का इज़हार करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से शदीद इख्तलाफ करता हूँ कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अगर ये बात जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 की रात ये कहते कि मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो उसकी कोई तौजीह होती, कोई जस्टिफिकेशन होती। जब मुल्क का एक सूबा हमसे अलग हो गया था, मुल्क के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मुल्क के अंदर मायूसी का समंदर था जिसमें सब गर्क हो गए थे, तो उस वक्त तो कोई बात तो बनती थी। उसने ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा और दोबारा लोगों की उम्मीद पैदा की और ब्रिक बाय ब्रिक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये होती है लीडरशिप। लीडर का काम ये नहीं होता कि लोगों को वसवसों में और मायूसी के समंदर में धकेल दे। आपके पास आइन है, आपके पास आइनी इदारे हैं, आपके पास क्या नहीं है, लेकिन अगर लोग परफॉर्म नहीं कर रहे और हर 10 साल के बाद हमारा सिस्टम कोट अनकोट किसी और वजह से कोलैप्स कर जाता है, तो इसमें हमारे सिस्टम का, हमारे आइन का तो कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए मैं इख्तिलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल में सिस्टम मौजूद है, अवाम और जिन लोगों को मुंतखब करती है उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोविंसेस के बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि कन्फ्यूजन पैदा न करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंसेस को इंटरचेंजेबली यूज़ करके। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं डिवीज़न, ज़िले, तहसीलें, तलकाज। सीधे तरह से कहें कि आप प्रोविंस बनाना चाहते हैं। प्रोविंस एक सियासी इकाई है, उसके अंदर आपने फिर पाया जज साहब ने कि वो एक लेजिस्लेटिव पावर्स का एक यूनिट है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। और ये जो प्रोविंसेस होते हैं ये पॉलिटिकली वजूद में आते हैं। सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद पे सूबे का वजूद में आना ये कोई मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट नहीं रखता। अगर आपने सूबे बनाने हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि उसके लिए फिर ये हथेली पर सरसों न जमाएं, और जिस तरह से आपने ये तजवीज़ पेश की और उम्मीद रखें कि जिस तरह 5 दिनों में 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई थी, सेनेट में आई, सेनेट की कमेटी में गई, कौमी असम्बली में गई, कौमी असम्बली की कमेटी से आई, उसमें कोई तरमीम हुई, फिर वापस सेनेट में आ गई, पास हो गई, उसी दिन सदर ममलकत के पास चली गई। ये पूरा प्रोसेस 8 स्टेप्स का 5 दिन में मुकम्मल हो गया। नई अदालत वजूद में आ गई, हमारी मिलिट्री का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया, अकाउंटेबिलिटी के मामला तब्दील हो गए। ऐसे ना करें, ये सूबों का मामला बहुत सेंसिटिव है, रहनुमाई लेनी चाहिए, बेशक दुश्मनी क्यों ना हो। इंडिया में भी ये सवाल उठा था 1953 में कि नए सूबे बनाए जाए। 14 सूबे थे, उन्होंने एक कमीशन बनाया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसने 2 साल काम किया। उसके बाद 1955 में पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की और पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट पास किया किस तरह रिवीजन करके, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर हमने भी ये काम करना है और तय कर लिया है तो मेहरबानी करके 2 साल नहीं, कुछ 5-6 महीने बैठ के किसी को होमवर्क करने दें और फिर पार्लियामेंट में आए, तो उसके बाद आप बेशक सूबे बना लें। मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि सूबे बनने चाहिए और बढ़ने चाहिए, तो फिर उसका तरीका तो कम से कम सही अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर एक गुजारिश मेरी ये भी है कि अगर सूबे बनने ही लगे हैं तो आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को बेशक इंटरिम सूबा ही क्यों ना बनाए, सूबे बना दें। उनको वो तमाम प्रिविलेजेस जो सूबों के होते हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। वहाँ बहुत बेचैनी है। आप 78 साल से उनको एक इंटरिम सेटअप के अंदर बिठाए हुए हैं, जिनमें उनके पास ना विफाक में कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना उनके पास उनके यहाँ कोई उस तरह के इख्तियारात है। तो आप अगर ये काम करना ही चाहते हैं तो इन 2 टेरिटरीज को भी सूबे ना कहें तो कम से कम जो भी कहें उनको पूरे सूबे के इख्तियारात दे दें। दूसरी बात है लोकल गवर्नमेंट की। मेरी गुजारिश ये है कि अगर लोकल गवर्नमेंट भी 78 साल से
इसी तरह से होता रहा है कि पहले तो कभी बना नहीं, बनते हैं तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। कानून बड़ा लगड़ा लूला होता है, पावर्स होती नहीं, वसाइल मिलते नहीं। तो इस तरह से अगर आप 100 साल और भी चलते रहेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। उसका हल वही है, बस असद उमर साहब ने उसका तफसील से जिक्र किया है, मैं तफसील में नहीं जाता, कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के बगैर ये अब सूबों का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कोई इफेक्टिव निज़ाम नहीं बनेगा। और ये मैं अर्ज़ करूँ कि फिर मिसाल देता हूँ मैं इंडिया की, हमारा चूँकि माजी एक रहा है, एक ही किस्म के बैकग्राउंड से दोनों मुल्क तख्लीक हुए हैं, वहाँ चूँकि अनइंटरप्टेड चली है डेमोक्रेसी, तो वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे बेहतर कर दी हैं। वहाँ भी 45 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है चल नहीं रहा। अगर उसका दिबाचा पढ़ें और ऑब्जेक्टिव्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, इस कानून का जो उन्होंने 1992-93 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया, तो यही कहते हैं जो हम जिस चीज़ का रोना रो रहे हैं। तो उन्होंने 2 चैप्टर इंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर पूरी तफसीलात, मोटी तफसीलात, जो बारीक तफसीलात हैं, वो फिर उन्होंने कहा कि बेशक सूबे स्टेट्स खुद कर दें, लेकिन उसका टर्म कितनी होगी, उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसके वसाइल कितने % होंगे, ये बातें उन्होंने तय कर ली। हमने 2023 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट करवाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बड़े सीनियर जनाब शाहिद हामिद साहब से, और वो मोहतरमा सानिया निश्तर साहबा जो सेनेटर थी, उन्होंने सेनेट में पेश भी कर दी। अभी भी वो उसके सेनेट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। एक मेरे ख्याल में MKM ने भी कौमी असम्बली में इस तरह का ड्राफ्ट पेश किया हुआ है। मैं अपने ड्राफ्ट में जो हमने बनाया था उसमें एक तरमीम ये करना चाहता हूँ जो हमने उस वक्त भी की थी। मैं अब इस बात का हामी हूँ कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से ही मकामी हुकूमतों के जो फंड्स हैं वो वहीं से डायरेक्ट चले जाएँ। सूबे जिस किस्म की रेजिस्टेंस करते रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं किया जा सकता कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएंगे और चीज़ों को उसके अंदर तकसीम करेंगे। जामी साहब आपका मेरा ख्याल है ये असद उमर साहब की ये जो 3 टियर्स में रेवोल्यूशन प्लान था, आप उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि मुकामी हुकूमतों के फंड्स के इजरा भी कानून साजी के जरिए हो। आप कह रहे हैं NFC के जरिए हो। NFC। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, क्या बहुत बात हुई कि आबादी हमारी बहुत बढ़ गई है जी, तो इसलिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो गया। मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 1776 में मुल्क वजूद में आया था, 13 रियासतें थी और उसकी आबादी भी कोई 2.5 मिलियन के करीब थी। अब मैं अर्ज करता हूं कि 1863 में वहां आखिरी स्टेट जो थी वो तकसीम हुई। सिर्फ 4 स्टेट्स तकसीम हुई 250 साल में। 1863 में आखिरी स्टेट वहां पे तकसीम हुई और वो भी ऐसे हुई कि सिविल वार चल पड़ी थी, तो वर्जीनिया से वेस्ट वर्जीनिया अलग हो गई, तो उन्होंने वो अलग स्टेट बन गई। 163 साल में आबादी वहां 10 गुना बढ़ी है, वहां पे एक स्टेट का भी इजाफा नहीं हुआ। वहां पे जोहरान ममदानी को मौका मिल जाता है ना। तो आपका मसला स्टेट्स बढ़ाना नहीं है, प्रोविंसेस बढ़ाना नहीं है, आपका मसला कुछ और है। बिल्कुल ठीक। और वो मसला मजराबाद साहब ने बयान कर दिया है। सही है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आबादी कोई अब एक नया मसला खड़ा हो चुका है क्योंकि आपने कंक्लूड बहुत अच्छी तरह से कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग सीटेड फॉर दिस लॉन्ग एंड इसको इतना आपने एप्टली नरेट कर दिया सारे सेशन को। ये डिबेट अभी ऑन गोइंग है क्योंकि हुकूमती नुमाइंदगान भी तशरीफ़ ले आए हैं और कुछ माहिरीन जिनका ताल्लुक अस्करी शोबाजात से है वो भी तशरीफ़ रखते हैं, एकेडमिया के लोग भी हैं। एक भरपूर दूसरा सेशन भी आप सबकी तवज्जो का मुस्तहिक है, लेकिन मैंने कहा मसला खड़ा हो गया और मसला खाने का सर, रोटी का। रोटी बंदा भी खा जाती होंगी। तो मैं जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, साबिक निगरान वज़ीर आज़म, जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और मलिक अहमद खान साहब, इन तीनों से गुजारिश करता हूं कि ये हमें लीड करें टुवर्ड्स दी लंच ब्रेक। शुक्रिया एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग